भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है ना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको भाज्य संख्या कहेंगे और किसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को यदि आप ठीक से देख लेंगे तो आज के बाद से कभी भी आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर देख ले भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है कंपोजिट नंबर की। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो गुणनखंड आप जानते हैं किसको कहते हैं, यानी कि जिन संख्याओं से कोई संख्या कटती है, विभाजित होती है, तो जिन संख्याओं से विभाजित होती है उन संख्याओं को ही गुणनखंड कहते हैं। अब यहाँ ये भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर गुणनखंड देखिए, तो 1 में किससे भाग लगेगा, तो 1 से भाग लगेगा। तो 1 का गुणनखंड क्या होता है 1। 2 में किससे किससे भाग लगेगा, तो 2 में 1 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा। तो 2 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 भी हो गया और 2 भी हो गया। उसी तरह से 3 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, तो 3 में किससे किससे भाग लगेगा, 1 से और 3 से, यही दोनों संख्या से ना भाग लगेगा। तो ये 3 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 और 3 हो गया। अब 4 में देख लीजिए, 4 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा, तो 1 से, 2 से, 4 से। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1, 2 और 4। 5 देखिए, ये 5 जो है, 5 में किससे किससे भाग लगेगा, 1 से और 5 से। तो 5 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 और 5। 6 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो 6 के कौन कौन से गुणनखंड हो गए, 1, 2, 3 और 6। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं 7 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 और 7। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8। 9 के गुणनखंड 1, 3, 9। 10 के गुणनखंड 1, 2, 5, 10। 11 के गुणनखंड 1 और 11। 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी तरह से बाकी संख्याओं के भी गुणनखंड आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसमें देख लेना है जो संख्या दी गई है उस संख्या में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा। तो जिन जिन संख्याओं से भाग लगेगा दी हुई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो जिन जिन संख्याओं से आपने भाग दिया है वो जो संख्याएं होंगी वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। तो मेरे ख्याल से गुणनखंड जिसको अंग्रेजी में हम फैक्टर कहते हैं ये तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ परिभाषा देखिए, कह रहा है कि भाज्य संख्या में कंपोजिट नंबर में कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ देखिए ना, अभी मैंने ना बताया आपको 1 के कितने गुणनखंड है, तो 1। 2 के कितने गुणनखंड है, 1 और 2, 2 गुणनखंड है। 3 के कितने गुणनखंड है, 1 और 3, 2 गुणनखंड है। 4 के कितने गुणनखंड है, 1, 2 और 4। तो 4 के देख रहे हैं कि 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 3 गुणनखंड ना है। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। परिभाषा क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड किसके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं 4। 4 के 3 गुणनखंड है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए सबसे पहली जो भाज्य संख्या हमारी होगी कंपोजिट नंबर, वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद दूसरी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 6, है ना। 5 भाज्य संख्या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये देख रहे हैं 2 ही गुणनखंड है। परिभाषा से हमको क्या मिल रहा है कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, 2 नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के 2 गुणनखंड है, 1 और 5, इसलिए 5 को हम भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। किसको भाज्य संख्या कहेंगे, तो 6 को कहेंगे। देखिए यहाँ पर 6 के कितने गुणनखंड है, 1, 2, 3 और 6, यानी कि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 6 के 4 गुणनखंड यहाँ पे है, इसलिए 6 को भी हम कौन संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर 7 देखिए, 7 के केवल 2 गुणनखंड है, तो इसको हम भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। भाज्य संख्या के लिए शर्त है ना कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 8 के कितने गुणनखंड है, तो यहाँ पर 8 के 4 गुणनखंड है। कौन कौन से, 1, 2,
4 और 8, यानी कि 8 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए 8 को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसी तरह से 9 को भी भाज्य संख्या कहेंगे क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। उसी तरह से 10 को भी हम भाज्य संख्या कहेंगे क्योंकि इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। उसी तरह से यहाँ पर 12 को भी हम भाज्य संख्या कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो इसी तरह से आप देख लेंगे कि किस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो जो भी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल से भाज्य संख्या तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ उदाहरण में देख लीजिए, 4 के 2 से अधिक गुणनखंड तो भाज्य संख्या, 6 के 2 से अधिक गुणनखंड तो भाज्य संख्या, यहाँ पे 8 के 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या, 9 के 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या, 10 के 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या, 12 के 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या, 14 के 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या। तो इस तरह से और भी संख्याएं आप लिख सकते हैं और आपको देख लेना है कि उस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं कि नहीं है। 2 से अधिक गुणनखंड अगर हैं तो उसे हम भाज्य संख्या अवश्य कहेंगे। ठीक है, अब आइए भाज्य संख्या समझ लीजिए यहाँ पर। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, केवल इसीलिए लगा है, 2 से ज़्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक के कितने गुणनखंड है, 1 गुणनखंड है, तो इसको हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, इसे ना हम भाज्य संख्या कहेंगे और ना इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। 1 को न तो हम भाज्य संख्या कहेंगे और ना ही इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए क्या शर्त है कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए और अभाज्य संख्या के लिए क्या शर्त है कि उसके 2 गुणनखंड होना चाहिए। और 1 का कितना गुणनखंड है, तो केवल 1 है। तो 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर आइए 2 को देखिए, तो 2 के कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, 1 और 2, इसलिए 2 को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 के कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, 1 और 3, इसलिए 3 को भी हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए 5, तो 5 के कितने गुणनखंड है, 2, 1 और 5, इसलिए 5 को भी हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर 7 के कितने गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड कौन कौन, 1 और 7, इसलिए 7 को भी हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 11 के कितने गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड, 1 और 11, तो 11 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। एक गुणनखंड जो होता है, एक तो सभी संख्याओं का होता है, एक जो है गुणनखंड ये सभी संख्याओं का होता है। तो हमें यहाँ देख लेना है कि किस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हैं। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या में देखिए क्या क्या उदाहरण दिया गया है। अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह से और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका उदाहरण आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद से क्या हो जाएगा, 23 के बाद संख्या बताइए, आप ही बताइए 23 के बाद क्या होगा। तो 23 के बाद से हो जाएगा 29, 23 के बाद 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना, 37 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याओं का उदाहरण आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ यही देखना है कि किस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हैं। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ये हिंदी टर्म बदल जाता है परीक्षा में, इसीलिए मैंने में जो है अंग्रेजी इसका भी नाम मैंने लिख दिया कि अंग्रेजी में भाज्य संख्या को क्या कहते हैं। तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, नहीं कि भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, क्योंकि ये नहीं चेंज होता है, ये कभी कभी चेंज कर देता है, दूसरे नाम से भी इस संख्या को वहाँ पर लिख देता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए परीक्षा में क्या है, तो आपकी जो मैट्रिक की परीक्षा होती है उसमें आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है क्वेश्चन आता है,
इसलिए इस तरह की अगर बात आए तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, तो इंग्लिश में यही लिखा जाएगा कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और एक जो है ये न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। तो मेरे ख्याल से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।